हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस टॉपिक में हम प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे, साथ ही उनकी व्याख्या को भी देखेंगे। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले प्रागैतिहासिक संस्कृति से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो यहाँ पर सबसे पहला, पाषाण उपकरण निर्माण का एक केंद्र इसामपुर निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो इसामपुर कहाँ पर है, ये यहाँ पर पूछा है। तो आंसर हो जाएगा हमारा कर्नाटक। तो कर्नाटक, इसामपुर जो है वो है कर्नाटक में। तो हमारा आंसर सी यहाँ पर सही है। उसकी व्याख्या देखते हैं। पाषाण उपकरण मतलब पाषाण उपकरण जो पत्थर के उपकरण थे, उसका एक निर्माण केंद्र कहाँ पर था? इसामपुर कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पैलिनोलॉजी अध्ययन है। तो यहाँ पर पैलिनोलॉजी अध्ययन है किसका? तो यहाँ पर आंसर होगा परागकण और जीवाणु का परीक्षण। तो ये हमारे लिए नया क्वेश्चन है, तो इसको हम याद रखेंगे कि पैलिनोलॉजी का अध्ययन है क्या? तो इसमें किसका अध्ययन किया जाता है? परागकण एवं बीजाणु के परीक्षण के अध्ययन को हम पैलिनोलॉजी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुफ कराल निम्न में से कहाँ स्थित है? तो आंसर हमारा हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता। गुफ कराल सिंधु घाटी सभ्यता में स्थित है। आगे देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता का उत्कर्ष काल पूछा है। तो आंसर हमारा बी ऑप्शन 2250 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व जो है वो सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता का उत्कर्ष काल माना गया है। तो यूजीसी नेट में चूंकि ये इतना फैक्ट नहीं पूछते, लेकिन फिर भी एक बार जो है इस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें हड़प्पा सभ्यता का और उसके बाद जो सभ्यताएं हैं उनका काल क्रम पूछ रखा। तो हमें याद रखना कि हड़प्पा सभ्यता का कौन सा है। आगे देखते हैं, इसकी व्याख्या देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता का उत्कर्ष काल जो है 2250 से 1750 ईसा पूर्व था। सैंधव सभ्यता की तिथि को निर्धारित करना कठिन काम है, फिर भी विभिन्न विद्वानों ने इस विवादास्पद विषय पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। तो निर्धारण तिथि क्या है? तो यहाँ पर जॉन मार्शल के अनुसार क्या है? 3250। जॉन मार्शल कहते हैं कि इसका जो समय पीरियड है वो 3250 है से लेके 2750 ईसा पूर्व तक है। ये जॉन मार्शल कहते हैं। और अर्नेस्ट मैके कहते हैं कि नहीं, ये 2800 से लेके 2500 ईसा पूर्व रखा है उन्होंने, अर्नेस्ट मैके ने। बाकी और भी हैं। माधव स्वरूप बोलते हैं कि 3500 से लेके 27 ईसा पूर्व, 2350 से लेके 1700 ईसा पूर्व CJ गैंड कहते हैं। और 25 से 1500 ईसा पूर्व मार्टिन व्हीलर कहते हैं। 2000 से 1500 ईसा पूर्व फेयर सर्विस कहते हैं। तो ये कुछ जितने भी इतिहासकार या जो उत्खनन करता है, उन्होंने अपने अनुसार उनको जो सही सटीक फैक्ट मिले हैं उनके आधार पर उन्होंने उसका समय क्या है बताया गया है। लेकिन यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है रेडियो कार्बन, यानी इसको C14 कहते हैं। उसके अनुसार जो तिथि आंकी गई है वो सर्वाधिक तिथि मान्य होती है। तो उसका जो समय है वो 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व माना गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कांसे की नर्तकी की मूर्ति उत्खनन द्वारा प्राप्त हुई है। तो आंसर हमारा एक कांसे की मूर्ति है जो हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। आगे इसकी व्याख्या देखते हैं। कांसे की नर्तकी की मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के दाहिने किनारे पर अवस्थित है और वर्तमान में कहाँ पर है? तो ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत के कलरकाना जिले में अवस्थित है। यहाँ से विशाल स्नानागार, विशाल अन्नागार, कुंभकारों के 8 भट्टों के अवशेष, सूती वस्त्र, सूती कपड़ा, हाथी का कपाल खंड, गले में तांबे के ढेर, सीपी की बनी हुई पटरी मतलब जिससे हम नापते हैं, तो ये पैमाना भी यहाँ पर मिला है। और कांसे की नृत्यरत मूर्ति
नारी की मूर्ति के भी अवशेष मिले हैं। तो मोहनजोदड़ो से रिलेटेड एक डिटेल में वीडियो बना रखा है, तो आप वहां पर देखेंगे तो मैप के अकॉर्डिंग बहुत अच्छे से समझा रखा है, साथ ही डायग्राम के अनुसार बता रखा है कि कहाँ पर कौन सी चीजें मिली हैं। तो एक बार अगर आप देख लेंगे तो कहाँ कौन सी चीजें प्राप्त हुई हैं, उसका जो कंफ्यूजन हो जाता है वो आपको बिल्कुल भी नहीं रहेगा। और आगे देखते हैं इसकी मोहनजोदड़ो की जो खोज है वो 1922 में किसने की थी? रखालदास बनर्जी ने की थी। आगे देखते हैं श्रुति साहित्य में निम्न में कौन शामिल नहीं था? तो श्रुति साहित्य कौन है, तो कौन शामिल नहीं था? तो ये वेदांग है जो नहीं थे। तो सही आंसर हमारा यही होते हैं। बाकी जो श्रुति मतलब जो सुन के साहित्य लिखे हैं, तो ब्राह्मण हो गया, अरण्यक हो गया और उपनिषद, ये सारे इसके सारे श्रुति साहित्य में शामिल हैं। आगे इसकी व्याख्या देखते हैं। श्रुति साहित्य में ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद तथा वेद आते हैं। श्रवण परंपरा के से सुरक्षित होने के कारण इसे श्रुति कहा गया। यानी आज मैंने सुन लिया, आगे वाली पीढ़ी ने सुन लिया, फिर उसके बेटे ने सुन लिया, फिर उसके बेटे ने, या फिर मतलब आगे वाली जो समाज है वो इनकी बातों को सुनते सुनते फिर उनका लेखन किया गया, उनको श्रुति साहित्य कहा गया। मतलब सुनी सुनाई बात को हमने आगे जाके किसी एक पुस्तक में लिख दिया और उसका नाम ब्राह्मण रख दिया, या फिर दूसरी पुस्तक लिखी सुनी सुनी बातों को और उसको हमने अरण्यक रख दिया। तो इस तरह से क्या है, ये सारे के सारे श्रुति परंपरा पर आधारित क्या है, ग्रंथ है हमारे। तो वेद भी क्या है, श्रुति साहित्य में ही आता है। और वेदांग को श्रुति साहित्य में सम्मिलित नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि वेदांग को स्मृति भी कहा जाता है, क्योंकि यह मनुष्यों की कृति मानी जाती है। वेदांग में 6 वेदांग जो है निम्नलिखित क्या है, 6 हैं। शिक्षा मतलब स्वर शास्त्र, और कल्प मतलब धार्मिक रीति एवं पद्धति, व्याकरण मतलब ग्रामर, निरुक्त मतलब शब्द उत्पत्ति शास्त्र, छंद जो है मैट्रिसेज कहे गए, और ज्योतिषी जो है वो है खगोल शास्त्र। तो ये इम्पोर्टेंट है कि मान लो एग्जाम में दे दिया कि शिक्षा का क्या अर्थ है, तो शिक्षा का अर्थ यहाँ पर स्वर शास्त्र से है, उच्चारण विधि से है। अब यहाँ पे कल पे पूछ लिया कि निम्नलिखित 4 ऑप्शन दे दिए हैं, चारों में भी यही रहेंगे, और बताया कि कल्प का क्या अर्थ है, तो धार्मिक रीति रिवाज पद्धति। तो ये काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे है वैदिक संस्कृति एवं धार्मिक आंदोलन से रिलेटेड। तो निम्न में से कौन शैव संप्रदाय सबसे अधिक अभ्युदित हुआ था? तो यहाँ पे शैव पूछा है, तो सबसे पहले तो आंसर हो जाएगा पाशुपत्य। ब्राह्मण पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या जो है वो 4 बताई है, जिसमें शैव हैं, पाशुपत्य हैं, कपालिक हैं और कालामुख हैं। आगे देखते हैं पशुपत संप्रदाय शैवों का सर्वाधिक प्राचीन समुदाय है। मतलब पाशुपत्य जो है वो सबसे प्राचीन है। इसका विवरण जो है महाभारत में भी मिलता है। इस संप्रदाय के सिद्धांत 3 अंग यानी पति, स्वामी, पशु, आत्मा और पाश मतलब वचन। इसके संस्थापक लकुलीश या नकुलीश भी माना गया। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि एग्जाम में पूछा जा चुका है यूजीसी नेट में कि पाशुपत्य संप्रदाय के संस्थापक कौन हैं? तो लकुलीश हैं। आगे है जिन्हें भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक माना जाता है। इस संप्रदाय के अनुयायियों को पंचार्थिक कहा गया। इस मत का प्रमुख सैद्धांतिक ग्रंथ क्या है? पशुपत्य सूत्र है। अगला है वर्ण संकर का अर्थ क्या है? तो वर्ण संकर का अर्थ है यहाँ पर सामाजिक वर्गों का अंतर मिश्रण। मतलब जो सामाजिक वर्ग हैं उनका क्या कर दिया गया? अंतर मिश्रण कर दिया गया। तो यहाँ पर वर्ण संकर ये वही है, सामाजिक वर्गों का अंतर मिश्रण। आगे है निम्न में से कौन कृषि कर नहीं है? तो यहाँ पर कृषि कर पूछा है। भाग नहीं है, कारा नहीं है, शुल्क जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगा कृषि कर में। हालीवारा भी नहीं है। बाकी इसकी व्याख्या देखते हैं। उपरोक्त में से शुल्क कृषि जो है कृषि कर नहीं है। मतलब यहाँ पर भाग जो है वो भी कृषि कर है, कारा कृषि कर है, और हाली
व कर भी जो है वो कृषि कर है, लेकिन शुल्क जो है वो कृषि कर नहीं है। ये पार्वती वैदिक युग के मूलतः किसानों पर लगाया गया कर था, परंतु बाद में चुंगी के रूप में इस शब्द का प्रयोग होने लगा। भाग कारा और हलिवार कृषि हालिवा कर कृषि कर था। अगला है गायत्री मंत्र समर्पित है, तो गायत्री मंत्र सावित्री को समर्पित है, सावित्री। ठीक है, आगे व्याख्या देखते हैं। यहाँ पर गायत्री मंत्र सावित्री देव को समर्पित है, सावित्र देव को समर्पित है। ये ऋग्वेद के तृतीय मंडल में से है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तृतीय मंडल में मंत्रों की संख्या कितनी है? 62 है। ऋग्वेद के तृतीय मंडल के रचयिता जो है वो विश्वामित्र है। तो ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, उनके कौन कौन से रचयिता हैं, उन सबको इम्पोर्टेंट है कि हमें इनको बिल्कुल हमें याद कर लेना चाहिए। जैसे यहाँ पर पूछा कि ऋग्वेद के तृतीय मंडल के रचनाकार कौन है, तो आंसर होगा हमारा विश्वामित्र। आगे है निम्न में से अपहरण द्वारा विवाह, मतलब अपहरण करके लड़की का उससे क्या कर लिया, विवाह कर लिया, तो उसका अर्थ क्या हो गया? तो इसको हम राक्षस विवाह की संज्ञा देते हैं। तो विवाह कितने प्रकार के होते हैं, तो इसका भी डिटेल में वीडियो बनाया है, आप उसको भी देख सकते हैं। तो संस्कारों का एक जो है शब्दावली, उसमें भी विवाह की चर्चा कर रखी है। बाकी वैद से संबंधित जो भी वीडियो है उसमें भी जब विवाह सामाजिक उसमें बताया, तो वहां पर भी ये अपहरण द्वारा विवाह जो है वहां पर भी उल्लेख किया गया है। वैसे तो संस्कारों में ही आपको मिल जाएगा, तो वहां पर आप देख सकते हैं। बाकी इसका देखते हैं व्याख्या। अपहरण द्वारा विवाह जो है राक्षस विवाह कहलाता है। पराजित राजा की पुत्री, बहन या पत्नी से उसकी इच्छा के विरुद्ध विवाह क्या है? राक्षस विवाह कहलाता है। आगे देखते हैं। ब्राह्मण पिता तथा वैश्य माता से उत्पन्न पुत्र को वर्गीकृत किया जाता है। किससे वर्गीकृत किया जाता है? ये यूजीसी नेट में एक बार पूछा है, तो अम्बस्ट जो है वो यहाँ पर सही आंसर होगा। ब्राह्मण पिता तथा वैश्य माता, मतलब पिताजी ब्राह्मण हैं और माता जो है वो वैश्य हैं, से उनके पुत्र को अम्बस्ट में वर्गीकृत किया जाता है। उत्तर वैदिक काल में जो सामाजिक व्यवस्था है वहां पर इसको डिटेल में बहुत ही विस्तार से समझाया गया है, तो आप वहां से देख सकते हैं। आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक प्रकार मृद भांड है जो वैदिक काल से संबंधित है? तो वैदिक काल से पूछ रहा है यहाँ पर, तो गेरुवर्णी मृद भांड है, गेरुवर्णीय मृद भांड। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस ऋग्वेद देव को अतिथि के रूप में उद्धृत किया गया है? तो अतिथि के रूप में अग्नि को किया गया है। अग्नि आज से अग्नि, आज से अतिथि। आगे है व्याख्या देखते हैं इसकी। अग्नि ऋग्वेदिक देव को अतिथि के रूप में उद्धृत किया गया है। ऋग्वेद में अग्नि की स्तुति में 200 सूक्त लिखे गए हैं। यह देवता तथा मनुष्य के बीच संपर्क का माध्यम समझा जाता था। अग्नि के द्वारा ही देवताओं को आहुतियां दी जाती थी, मतलब अग्नि जला ली और हमने आह्वान किया कि हमने इंद्र को क्या आहुति देनी है, तो हम आग में उस जो भी हमारा साकल है जो भी उसको हम आग में डाल देंगे। तो ये क्या हो गया? अग्नि के द्वारा देवताओं को आहुतियां दी जाती थी, आज भी दी जाती हैं। प्रत्येक घर में प्रज्वलित होने के कारण ही इसे प्रत्येक घर का अतिथि कहा गया है। तो अब आप समझ गए होंगे कि अतिथि क्या है। अतिथि मतलब अग्नि को कहा गया है, क्योंकि ये प्रत्येक घर में क्या है? प्रज्वलित होती थी। तो आज भी हम क्या है, कोई चाहे दीपावली हो या कोई बड़ा त्योहार है, तो हम क्या है, छोटा बहुत हवन करते हैं। हवन मतलब अग्नि को जलाते हैं और उसमें क्या है, मंत्र उच्चारण करके हम उसमें जो भी हमारा साकल जो भी है हम उसमें डालते हैं और देवताओं को आह्वान करते हैं। तो ये वही है अग्नि मतलब अतिथि। आगे है। निम्न सभाओं में से किसे नरिष्ठ कहा गया है? तो नरिष्ठ यहाँ पर पूछा गया है, जिसका अर्थ एक ऐसा प्रस्ताव जिसे भंग नहीं किया जा सकता। मतलब ऐसी नरिष्ठ किस चीज को कहा गया? गण को कहा गया है कि विदत
को कहा गया कि सभा या समिति, तो आंसर होगा सभा, मतलब सभा का ऐसा प्रस्ताव जिसको कोई भी भंग नहीं किया जा सकता था। आगे इसकी व्याख्या देख लेते हैं। उत्तर वैदिक काल में सभा और समिति, गण, विदत जैसी अनेक कबीलाई परिषदें का उल्लेख हमें मिलता है। सभा मुख्यतः जो होती थी बुजुर्गों तथा प्रमुख व्यक्तियों की परिषद थी, जबकि समिति संपूर्ण जनता के लिए आम सभा के रूप में कार्य करती थी। विदत जो है आर्यों की सर्वाधिक प्राचीन संस्था थी। तो आर्यों की सबसे प्राचीन संस्था कौन है? तो हमारा आंसर होगा विदत है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। जिसे जनसभा भी कहा जाता था। सभा को क्या बोलते थे? नरीष्ट कहा जाता था, जिसका अर्थ एक ऐसा प्रस्ताव था जिसे भंग नहीं किया जा सकता है। तो नरीष्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट शब्दावली यहाँ पर हमें देखने को मिली है। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में बौद्ध धर्म निम्न में से किसके विरुद्ध प्रतिक्रिया थी? तो आंसर होगा हमारा ब्राह्मणवादी रीति रिवाज की। मतलब यहाँ पर क्या है, में क्यों आए थे? मतलब बौद्ध धर्म में आने का एक सबसे बड़ा कारण यही था, हमारा जो हिंदू धर्म था, मतलब वेदों पे आधारित जो धर्म था, उसमें बहुत सारी क्या हो गई थी, कुरीतियां आ गई थी, जिसकी वजह से क्या है, नए धर्मों का उदय होता है। तो बौद्ध धर्म होता है, जैन धर्म होता है। तो इसी तरह से आंसर यहाँ पर हो जाएगा। किसकी प्रतिक्रिया थी? ब्राह्मणवादी रीति रिवाज। मतलब बहुत ज्यादा मंत्रों पर विशेष ध्यान देने लग गए थे कि उच्चारण एकदम स्पष्ट निकलना चाहिए वरना अनर्थ हो जाएगा। कुछ इस तरह से बहुत आडंबर होने लग गए थे, जिससे क्या है बहुत परेशानियां होने लग गई थी, लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, बहुत सारी चीजें। तो यहाँ पर व्याख्या देखते हैं। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में बौद्ध धर्म में ब्राह्मणवादी रीति रिवाज के विरुद्ध प्रतिक्रिया थी। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व असाधारण मानसिक और आध्यात्मिक अशांति का युग था। इस काल में अनेक धार्मिक संप्रदायों का उद्भव हुआ। तो यहाँ पर 62 जो है यहाँ पर संप्रदायों का उदय और विकास हुआ, जिसमें इतिहासकार द्वितीय नगरीकरण, तो इतिहासकारों ने उसको द्वितीय नगरीकरण की संज्ञा दी थी। ठीक है, तो पहली नगरीकरण किसको बोलते हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता को। और द्वितीय नगरीकरण तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व है, जिसमें बौद्ध और जैन आते हैं, तो उसको द्वितीय नगरीकरण की संज्ञा देते हैं। आगे है बौद्ध युग की संज्ञा देते हैं। कोई भी धार्मिक आंदोलन अपने परिवेश की प्रतिक्रिया होती है। इस समय भारत में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक संरचना में तीव्र परिवर्तन दृष्टिगोचर होता है। वर्ण विभेद के कारण सामाजिक तनाव का जन्म होता है। एक और वैश्य और शूद्र अपने दीनहीन सामाजिक अवस्था में सुधार चाहते थे, वहीं क्षत्रिय वर्ग ब्राह्मणों की सर्वोच्चता की धारणा को तोड़ने के लिए तत्पर रहता था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक बौद्ध शाखा इस धर्म का प्रचार भारतीय सीमा से बाहर करने के लिए प्राथमिक रूप से उत्तरदायी थी? मतलब यहाँ पर वज्रयान, हीनयान, वज्रयान यहाँ पर 2 बार है, वज्रयान, तो यहाँ पर प्रिंटिंग जो है मिस्टेक हो गई है, तो 3 में ही हमें देखना है। वज्रयान, अच्छा ब्रजयान है, सॉरी, यहाँ पर ब्रजयान है और यहाँ पर वज्रयान है और महायान है और यहाँ पर हीनयान है। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो है महायान। महायान वो कौन सी शाखा हो गई? कनिष्क के समय वाली। आगे देखते हैं यहाँ पर, तो बौद्ध धर्म की महायान शाखा का धर्म का प्रचार भारतीय सीमा, मतलब भारत जो है उसके बाहर जो धर्म फैला उसकी बात यहाँ पर हो रही है। मतलब बौद्ध धर्म ही फैला है। तो कौन सी शाखा, बौद्ध धर्म शाखा का कौन सी शाखा? तो वो आंसर होगा हमारा महायान। प्रथम शताब्दी ईस्वी से लेकर हर्ष के समय तक यह संप्रदाय काफी लोकप्रिय रहा। तो आप देख रहे हैं प्रथम शताब्दी ईस्वी से लेके हर्ष के समय तक जो है ये जो संप्रदाय है काफी लोकप्रिय रहा। और इसका प्रसार कहाँ कहाँ हुआ? जापान हुआ, चीन हुआ, मध्य एशिया और अनेक देशों तक हुआ। इसके अनुयायी बुद्ध को भगवान मानते थे और मूर्ति पूजा पर विश्वास करते थे। इस संप्रदाय ने अवतारवाद तथा भक्ति से संबंधित हिंदू धर्म के सिद्धांतों को अंगीकार कर लिया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से जैन धर्म के त्रिरत्न में क्या शामिल नहीं था? तो त्रिरत्न में क्या शामिल यहाँ पर नहीं किया गया था? तो आंसर हमारा हो जाएगा मुक्ति को शामिल नहीं किया गया था। मुक्ति को यहाँ पर शामिल
नहीं किया गया। तो आंसर हमारा मुक्ति हो जाएगा। बाकी व्याख्या देखते हैं। अब त्रिरत्न क्या है? जैन धर्म में त्रिरत्न है तो सम्यक ज्ञान, तो सबसे पहला है सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान को देखते हैं। जैन धर्म के अनुसार प्रत्येक वस्तु की रचना भौतिक और आध्यात्मिक मतलब दो तत्वों के द्वारा हुई है। भौतिक तत्व असत्य, अनित्य और अंधकारमय है। इसके विपरीत आध्यात्मिक अंश सत्य, नित्य और प्रकाशमय है। भौतिक अंश सर्वथा आध्यात्मिक अंश पर धर्म अवतरण के रूप में छाया रहता है। भौतिक व आध्यात्मिक अंशों को भलीभांति समझना ही सम्यक ज्ञान है। बाकी सम्यक दर्शन समझते हैं यहाँ पर। इसके अनुसार मनुष्य को धर्म, तीर्थंकरों तथा सत्य कर्मों के प्रति श्रद्धा और विश्वास रखनी चाहिए। यानी कि जो हमारे तीर्थंकर हैं और जो जैन धर्म है और उसके जो कर्म हैं उस पर क्या करना चाहिए? हमें विश्वास रखना चाहिए। आगे है सम्यक चरित्र। तो सम्यक चरित्र में काम वासनाओं पर वशीभूत न होकर अपने कर्तव्यों का पालन करना ही क्या है? सम्यक चरित्र है। मतलब यहाँ पर जो भी हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, मतलब यहाँ पर हमें अपना ज्ञानेंद्रियों पर कंट्रोल करके रखना चाहिए ताकि हम जो है हमारे जो कर्तव्य हैं उसकी तरफ हम हमेशा तत्पर रहें। तो यहाँ ये था। अब आगे है मौर्य काल से संबंधित है, क्वेश्चनों को देखते हैं। तो यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य का प्राचीनतम अभिलेखीय उद्धरण निम्न में से किस अभिलेख में मिलता है? तो आंसर हमारा रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख में क्या मिलता है? चंद्रगुप्त मौर्य का नाम वहां पर उल्लेख किया गया है। आगे है मौर्य काल में निम्न में से कौन सी मुद्रा प्रचलन में थी? तो पर्ण थी। पर्ण यहाँ पर हो जाएगी पर्ण। तौल नहीं थी। काकिनी ये भी नहीं थी। दिनार ये भी नहीं थी। ये तो बहुत बात की है तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। तौल, काकिनी इसको आगे हम देखते हैं जब हम पढ़ेंगे विस्तार में। बाकी यहाँ पर देखते हैं कुछ व्याख्या। पर्ण जो है मौर्य काल की, तौल गुप्त काल की, काकिनी और गुप्त काल की, और दिनार भी क्या है? गुप्त काल की। तो अगर आपसे ये पूछ लिया जाए, अभी तो यहाँ पर ये पूछा है कि पर्ण जो है वो किस काल की मुद्रा थी, तो हमारा आंसर यहाँ पर मौर्य काल है। और अगर चार ऑप्शन यही रहे और पूछा जाए यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सी गुप्त काल की मुद्रा है, तो आंसर हमारा होगा तौल, काकिनी, दिनार। ये तीन जो है वो हमारे आंसर होगा। तो फूट में इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आगे देखते हैं। तो हमें याद रखना है कि पर्ण जो है मौर्य काल की है, तौल, काकिनी और दिनार कहाँ की है? गुप्त काल की। आगे देखते हैं। मौर्य प्रशासन में रूप दर्शक था। तो अब यहाँ पर रूप दर्शक मौर्य प्रशासन में पूछा है, प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित प्रश्न है। तो रूप दर्शक क्या है? रूप दर्शक होगा हमारा सिक्कों का परीक्षक। मतलब जो सिक्के सही रूप में है या एक मात्रा में है या फिर कहें कि एक तौल में है, उसका परीक्षण करने वाले को रूप दर्शक कहा जाता था। तो आपको रूप दर्शक मतलब उसके आकार को, उसके जो वेट है उसको देखने वाले को रूप दर्शक कहा जाता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मौर्य प्रशासन में नाप और तौल का अधिकारी, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा जा चुका है। तो आंसर हमारा होगा पौता अध्यक्ष। ठीक है। तो लवणा अध्यक्ष, संस्था अध्यक्ष, शुल्क अध्यक्ष, इनको भी देखेंगे कि कौन कौन से व्याख्या में। मौर्य प्रशासन में नाप तौल का अध्यक्ष जो है पौतावध्यक्ष था। अर्थशास्त्र में 28 अध्यक्षों का विवरण मिलता है जो विभिन्न विभागों के अध्यक्ष के रूप में मंत्रियों के नीचे काम करते थे। इन अध्यक्षों में ये प्रमुख थे। तो यहाँ पे जितने भी प्रमुख हैं बिल्कुल हमें याद हो जाने चाहिए। तो यहाँ पे पूरे जितने भी हैं उसके बारे में यहाँ पर डिटेल में दिए हैं। तो सबसे पहले पढ़नाध्यक्ष, तो वाणिज्य का अध्यक्ष था। पास से पढ़ना और ये वाणिज्य। तो यहाँ पर पा देख के मैच भी नहीं हो रहा है, तो हमें याद रखना पढ़नाध्यक्ष होता था वाणिज्य का अध्यक्ष। सूनाध्यक्ष, सूना मतलब बूचड़ खाने का अध्यक्ष। ठीक है। बूचड़ खाने का अध्यक्ष मतलब जो टॉयलेट, बाथरूम, इन सब का अध्यक्ष होता था। तो सूनाध्यक्ष, सूनाध्यक्ष मतलब बूचड़ खाने का अध्यक्ष। आकारा अध्यक्ष, ये तो खानों का हो गया।
आकारा, आकारा जो हो गया खानों का। पौता, पौता यही पूछा था, पौता नाप तौल का अधिकारी, तो पौतवाध्यक्ष नाप तौल का अधिकारी। गणिका, गणिका जानते हैं वेश्याओं को कहते हैं, वेश्याओं का अध्यक्ष। सीता एक कर होता था जो कि कृषि पे लगता था, तो ये हो गया कृषि विभाग का अध्यक्ष। खान्याध्यक्ष मतलब सांभार संपत्ति अध्यक्ष, तो हमें इसको खन्याध्यक्ष, इसको भी हमें याद करना है। लोहाध्यक्ष, लोहा एक धातु होती है, तो धातु का लोहाध्यक्ष क्या हो गया, धातु का अध्यक्ष। कुपियाध्यक्ष, कुपिया इसको हमें याद करना पड़ेगा, बाकी इसको याद करना पड़ेगा। पौता, सूना को भी, सूना तो वैसे टॉयलेट बाथरूम जो बूचड़ खाना होता है उसका अध्यक्ष होता है एक। पर्णाध्यक्ष, अकाराध्यक्ष, ये सभी हमें याद होने चाहिए। कुपिया अध्यक्ष हो गया वन संपत्ति अध्यक्ष। सूत्राध्यक्ष, सूत्र हम काटते हैं तो ऐसे हम याद कर सकते हैं कि कपड़ा अध्यक्ष का हो सकता है, सूत्राध्यक्ष जो है कपड़ा अध्यक्ष। विविताध्यक्ष मतलब चारागाह का अध्यक्ष। तो ये हमें बिल्कुल मुँह खातिर हमें याद होने चाहिए। 3-4 बार आप इसको देखोगे तो ये आसानी से क्या हो जाएंगे, हमें याद हो जाएंगे। आगे देखते हैं, प्राचीन भारत में बहुत प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाया था। तो जैन धर्म किसने अपना लिया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने, और फिर उन्होंने संलेखना से अपने प्राण त्याग दिए थे। और कौन लेकर गया था, जैन मुनि भद्रबाहु। ठीक है, तो आगे यहाँ पर व्याख्या देखते हैं। अपने जीवन के अंतिम दिनों में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपनाया था। अपने जीवन के अंतिम चरण में पुत्र के पक्ष में सिंहासन छोड़कर चंद्रगुप्त ने जैन मुनि भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली और श्रवण बेलगोला मैसूर जाकर 278 ईसा पूर्व में उपवास द्वारा क्या कर दिया था, शरीर त्याग दिया था। तो वहां पर उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया था। जैन लेखों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल के अंत में मगध में वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था, इसलिए उन्होंने क्या है, जैन धर्म अपना लिया था और क्या है, शरीर को व्रत के अनुसार अपने शरीर को त्याग दिया था। तो एक डिस्कवरी ऑफ इंडिया है, उसकी एक सीरीज है यूट्यूब में आपको मिलेगी, उसमें आप चंद्रगुप्त का पार्ट देखेंगे तो उसमें बता रखा है कि किस प्रकार से चंद्रगुप्त और जो चाणक्य है उसमें कितने मतभेद होते हैं और फिर वो कैसे मगध का शासक बनता है, फिर वो कैसे लास्ट के दिनों में अपने को जैन धर्म ग्रहण करके शरीर को त्याग देता। तो आप इसकी कहानी वहां से भी देख सकते हैं, तो हमें और ज्यादा अच्छे से याद हो सकता है। वैसे अगर डिस्कवरी ऑफ इंडिया की आप देखते हैं तो आपको लगभग 50% जो है हिस्ट्री उसमें क्या है, हमें देख के ही हमें समझ में आ जाएगी और हम एक अनुमान अच्छे से लगा सकते हैं। आगे देखते हैं, इंडिका को लिखा था, तो किसने लिखा था इंडिका को, तो मेगास्थनीज ने लिखा था। मेगास्थनीज कौन था, सेल्यूकस का राजदूत था ये, और भारत में आया था, किसके समय आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। तो यहाँ पर व्याख्या देखते हैं, मेगास्थनीज ने इंडिका को लिखा था। मेगास्थनीज यूनानी राजा सेल्यूकस का दूत था, उसने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में करीब 17 वर्ष बिताए। तो उसने इंडिका नामक ग्रंथ लिखा था जिसमें तत्कालीन मौर्य वंश से समाज एवं संस्कृति का क्या दिया था, विवरण दिया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में अशोक का शासन कितने से कितने समय में था, तो आंसर होगा हमारा 273 से लेके 232 ईसा पूर्व तक। तो ये हो गया हमारा ए ऑप्शन सही है। भारत में अशोक का शासन 273 से लेके 232 ईसा पूर्व था। बिंदुसार की मृत्यु के उपरांत अशोक विशाल मौर्य साम्राज्य की गद्दी पर बैठा। अशोक के जीवन की प्रारंभिक जानकारी हमें बौद्ध साक्ष्यों, दिव्यदान और सिंहली ग्रंथों से मिलता है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पर। सिंहली अनुश्रुति से यह ज्ञात होता है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या कर करीब 4 वर्ष की सत्ता के बाद अशोक का विधिवत राज्याभिषेक 269 यानी 269 ईसा पूर्व में हुआ था। वैसे तो अशोक 273 ईसा पूर्व मतलब 273 ईसा पूर्व से ही मगध का राज सिंहासन पर बैठ चुका था। आगे देखते हैं, मौर्योत्तर एवं संगम काल से, तो
तो यहाँ पर निम्न में से कौन प्राचीन तमिल ग्रंथ व्याकरण से संबंधित, तमिल ग्रंथ व्याकरण पूछा है तो तोलकपियम हो जाएगा। तमिल ग्रंथ व्याकरण पुस्तक संबंधित है तोलकपियम। प्राचीन तमिल ग्रंथ जो है तोलकपियम व्याकरण से संबंधित, इसके रचनाकार तोलकपियर थे। इसमें 3 खंड है। ये धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की नियमावली भी इसमें दे रखी है। आगे है निम्न में से सर्वप्रथम किसने व्यापक पैमाने पर मुद्रा, स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था? तो आंसर हमारा हो जाएगा विम कदीफिसिस। तो विम कदीफिसिस ने यहाँ पर सबसे व्यापक पैमाने पर, ठीक है, सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था। व्याख्या देखते हैं। विम कदीफिसिस ने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया। उन्होंने सोने और तांबे की सिक्के जारी करवाए। भारतीय प्रभाव से प्रभावित इन सिक्कों के एक और यूनानी लिपि तथा दूसरी ओर खरोष्टी लिपि भी खुदी हुई है। आगे है भारत में रोम के व्यापारिक प्रतिष्ठान की खोज निम्न में सर्वप्रथम की गई थी। रोम के व्यापार मतलब ये बंदरगाह हैं, तो यहाँ पर बताना है कौन सा बंदरगाह है। तो अरिकामेडु है, अरिकामेडु। इस तरह से क्या है क्वेश्चन, अभी जो यूजीसी नेट आता है उसमें इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो भारत में रोम के व्यापारिक प्रतिष्ठान की खोज सर्वप्रथम अरिकामेडु में की गई थी। बाकी यहाँ पर व्याख्या देखते हैं। भारत में रोम के व्यापारिक प्रतिष्ठान की खोज सर्वप्रथम अरिकामेडु में की गई थी। अरिकामेडु में 1945 में हुई खुदाई से एक ऐसी रोमन बस्ती विषय की जानकारी मिलती है जो व्यापारिक केंद्र के लिए प्रसिद्ध थी। इस बंदरगाह से न केवल वस्तुओं का आयात निर्यात होता था, बल्कि यहाँ पर रोमन निवासियों की पसंद की वस्तुओं का निर्माण भी किया जाता था। यहाँ से रोमन मिट्टी के बर्तन, माला के दाने, कांच एवं पकी हुई ईंटें जो है मूर्ति अवशेष मिले हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसने चरक को संरक्षण दिया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आंसर हो जाएगा कनिष्क, चरक, कनिष्क, ठीक है। चरक तो का से का यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। चरक मतलब कनिष्क के दरबार में था। आगे यहाँ पर देखते हैं कनिष्क के चरक को संरक्षण प्रदान किया था। कनिष्क कला और विद्वता का आश्रयदाता था। इसके बाद इसके दरबार में अश्वघोष मतलब साहित्यकार, नागार्जुन वैज्ञानिक थे, वसुमित्र चरक जो है चिकित्सा इत्यादि थे। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट है, जैसे अश्वघोष, नागार्जुन, वसुमित्र चरक, तो ये कुछ इम्पोर्टेंट व्यक्ति थे जो इनके दरबार में थे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज लाइक करिए, शेयर कीजिए, और बाकी के जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि ये वीडियो बड़ा हो जाएगा। और आज के इस वीडियो में आपको आवाज की दिक्कत नहीं आई होगी, अगर आई होगी तो इसको मैं ठीक करने की कोशिश करूंगी। और आप सभी का बहुत बहुत